आपके बहुत नज़दीकी मित्र हैं नितिन गडकरी जी, कभी उन्हें कभी आपने कंप्लेन नहीं की कि हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर थोड़ा-सा और उनका ध्यान रहना चाहिए? पिछले सरकार की आप बात करें तो उसमें भूपेश बघेल जी के ऊपर अब महादेव ऐप के घोटाले में उनका नाम आया, कई कार्रवाई चालू है। इसके बारे में आगे आपकी सरकार कैसे इसे आगे ले जाएगी? जिसके मुखिया भूपेश बघेल थे, वो नहीं चाहते थे कि मतलब भारत सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ पर लोगों को मिले। ये सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार सहन करने वाली नहीं है, सख्ती से कार्रवाई होगी। हमेशा से बीजेपी धर्मांतरण विरोधी रही है, लेकिन जशपुर में जहां 8 लाख की आबादी में लगभग 2.5 लाख लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं। वाजपेयी जी के वक्त भाजपा से आप जुड़े, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में आपने काम किया। दोनों के काम करने के तरीके के बारे में थोड़ा-सा बताएँ? देखिए, सब संकट में मत डालिए। लोकमत चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत। आज हमारी टीम पहुंची है रायपुर, छत्तीसगढ़ में और आज जिन व्यक्ति से हम मिलने वाले हैं, एक बहुत ही साधारण परिवार में पले-बड़े, अपने पिताजी के देहांत के बाद में जिन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ के अपने परिवार की देखभाल की। पंच से शुरुआत होने के बाद में विधायक, लोकसभा सांसद, प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री रहे हुए और फिर एक ऐसा मोड़ आया जब वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। जी, आपका भी स्वागत है छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री जी, आपसे सबसे पहला सवाल कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद में लोकसभा का चुनाव ये सबसे पहली चुनौती रहेगी, सबसे पहली बड़ी चुनौती रहेगी। जी। तो इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें कि किस तरीके से आप इसे आगे ले जा रहे हैं? देखिए, एक तो ये लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। काहे कि 10 वर्षों में उन्होंने गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम किया है और दूसरे कार्यकाल में राम मंदिर निर्माण से लेकर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, ये सब बड़े काम भी किए हैं। लेकिन आगे और अपने देश को आगे मोदी जी के नेतृत्व में ले जाना है। भारत देश को विश्व मित्र बनाना है। 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। आने वाले 5 वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में देश को खड़ा करना है और ये सब आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। तो एक तो पार्टी की व्यवस्था है, जैसे हर चुनाव में व्यवस्था रहती है, वो व्यवस्था तो है ही है और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और भी हमारे केंद्रीय नेताओं का चुनाव प्रचार छत्तीसगढ़ में चल रहा है और हमारे यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकगण और संगठन के लोग, हम स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और अपने जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। तो आज करीबन 3 सभाएं लेके अलग-अलग शहरों में यहाँ पे आए हैं। पिछले 2 दिन से आपकी टीम बता रही थी कि आप रायपुर भी नहीं आए थे, कभी बस्तर में थे, कभी मतलब बहुत हेक्टिक आपका शेड्यूल चल रहा है। लेकिन लोगों के सामने आप छत्तीसगढ़ के और देश के किन मुद्दों को आप सामने लेके जा रहे हैं? देखिए, लगातार हम चुनाव प्रचार में हैं और हमको लगता है कि करीब 70 के आसपास विधानसभा में हम जा चुके हैं और प्रतिदिन 3 सभा हमारी हो रही है और भारी उत्साह है मतदाताओं में, भारी संख्या में गर्मी के बावजूद सभा में आ रहे हैं और
सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर में बहुत बढ़ा है। बच्चा बच्चा प्रधानमंत्री जी को जानते हैं, उनके 10 साल के काम को जानते हैं जो उन्होंने गरीबों के लिए किया है। पक्का का मकान देने का काम, बैंक का खाता खोलने का काम, गैस का सिलेंडर देने का काम, शौचालय निर्माण का काम, ये तमाम काम हैं। घर घर बिजली पहुंचाने का काम, नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम, ये सब गरीबों से जुड़े हुए काम हैं। और इससे आज नीचे तबका का व्यक्ति मतलब प्रधानमंत्री जी को अपना मसीहा मानता है। कहे कि आज़ादी के 75 वर्षों में जो काम उनके लिए मोदी जी के इन 10 वर्षों में हुआ है वो पहले कभी हुआ नहीं। तो इसका बहुत प्रभाव है लोगों के बीच में। और हम लोग 3 महीने में यहाँ पर जो मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किए हैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, उसका भी ज़बरदस्त प्रभाव महिलाओं में और किसानों में है। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो लोग हैं, ये धान का कटोरा कहलाता है, अधिकांश लोग खेती पर आधारित हैं। और उनको हम लोग 3 महीने में ही उनके जेब में हज़ारों करोड़ रुपया अंतर की राशि के रूप में, धान का कीमत के रूप में और 2 साल का बकाया बोनस के रूप में दे चुके हैं। इससे 24,72,000 से ज़्यादा किसान अंतर की राशि से लाभान्वित हुए हैं। 12 लाख से ज़्यादा किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिए हैं। और 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को प्रत्येक महीना महतारी बंधन योजना में उनके खाते में 1,000 रुपया भेज रहे हैं। और 3 महीने में 3 किस्त भेज चुके हैं। तो इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। और मतलब स्वयं आगे बढ़ के हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ मतलब हम लोग जब लोगों के साथ में चर्चा कर रहे थे तो एक विषय इंफ्रास्ट्रक्चर का आया था छत्तीसगढ़ को लेके कि जिस तरीके से बाकी जगहों पे नेशनल हाईवेज बने उस तरीके से पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ को वो नहीं मिला। आपके बहुत नज़दीकी मित्र हैं नितिन गडकरी जी, उन्हें कभी आपने कंप्लेन नहीं की कि हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर थोड़ा सा और उनका ध्यान रहना चाहिए? देखिए क्या है, भारत सरकार किसी भी सरकार से भेदभाव नहीं की, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। लेकिन यहाँ जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, जिसके मुखिया भूपेश बघेल थे, वो नहीं चाहते थे कि मतलब भारत सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ पर लोगों को मिले और उसका श्रेय भारत सरकार को, मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को जाए। और इसलिए कोई रुचि नहीं दिखाई। जैसे प्रधानमंत्री आवास है, 5 साल में 18 लाख गरीब लोग वंचित हो गए। कई बार भारत सरकार से मंत्रियों ने, हमारे पंचायत मंत्रियों ने चिट्ठी लिखा, अधिकारियों ने लिखा, उसके बाद भी कोई इंटरेस्ट प्रधानमंत्री आवास बनाने में इनकी नहीं रही। वही हाल हाईवे के सेक्टर में था। वही हाल आपका आयुष्मान भारत कार्ड, जो गरीब लोग कभी प्राइवेट हॉस्पिटल का सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आयुष्मान भारत शुरू होने के बाद जब 5 लाख की व्यवस्था उनको मिलने लगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी वो लोग जा पाए। ये सब योजना भी पिछली सरकार में लागू नहीं हुआ। और यही सब का ये दुष्परिणाम हुआ कि उनको 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार से हाथ धोना पड़ा। मुख्यमंत्री 2019 के इलेक्शन में बस्तर और कोरबा, ये 2 जगह बीजेपी के हाथ से सीट्स निकल गई थी। कांकर में भी करीबन 6,000-7,000 वोट के मार्जिन से निकली थी। यहाँ पे खास करके आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए क्या है, पिछले लोकसभा के चुनाव में 2 लोकसभा हम लोगों के पास नहीं थे, कोरबा और बस्तर, लेकिन हमारे पास 2 राज्यसभा सांसद थे, एक सुश्री सरोज पांडे और एक श्री रामविचार नेताम, और दोनों को पालक सांसद बनाए थे। कोरबा से सुश्री सरोज पांडे को बनाए थे और बस्तर से श्री रामविचार नेताम जी को। और एक सांसद के रूप में उन्होंने उस क्षेत्र में जाना आना किया, लोगों से मिलना जुलना किया, उनकी समस्याओं का समाधान का प्रयास भी किया। और इस नाते हमको लगता है कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब सांसद की कमी महसूस नहीं हुई होगी। बिल्कुल। तो कुछ
प्रश्न जो है वो प्रदेश के भी ज़रूरी हो जाते हैं मुख्यमंत्री जी। जब आप ये कहते हैं कि महातारी वंदन योजना की राशि जो है वो सभी के खाते में गई, तो जब आप लोगों ने इसको घोषणा पत्र में शामिल किया था तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उस समय मनसुख मांडविया जी ने कहा था कि चाहे वो रमन सिंह की वाइफ हो, चाहे वो भूपेश बघेल की बीवी हो, सभी के खातों में ये राशि जो है वो हस्तांतरित की जाएगी। फिर एक ऐसा दौर आता है जब घोषणा पत्र के बाद आपकी सरकार बनती है, आप सत्ता में आते हैं और उस वक्त कुछ इसमें परिवर्तन किया जाता है और कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है। क्या कुछ परिस्थितियां थी जब आप लोगों ने इस तरीके के क्राइटेरियाज डिसाइड किए? देखिए, आज एक बहुत बड़ी संख्या को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। 17,12,000 से ज़्यादा विवाहित माताएं बहनें जो हैं उनके खाते में महतारी वंदन योजना की राशि जा रही है, और जिनको वास्तव में ज़रूरत है, इसका आवश्यकता है, उनको निश्चित रूप से हमारी सरकार 1,000 रुपये महीने देने का काम कर रही है। आज मतलब हम समझते हैं, हम तो स्वयं गांव के रहने वाले हैं, और हम समझते हैं कि एक गरीब परिवार में, और वो भी महिला के हाथ में, एक साथ 1,000 रुपया मिलना बहुत मायने रखता है। और बहुत खुश हैं हम, जहाँ भी जाते हैं इतना मतलब खुशी जाहिर करते हैं महिलाएं कि पूछिए मत। प्रदेश में जब पहली बार केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो चुनकर आए तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही। लेकिन प्रदेश में फिलहाल हम स्थिति देखते हैं तो पिछली सरकार ने 2,500 रुपये जो है बेरोजगारी भत्ते के रूप में 2,500 रुपये देने का निर्णय लिया। भले वो 5 महीना 6 महीना आखिरी के दौर में दिया, पर देने का एक निर्णय लिया। आपकी सरकार में इसको किस तरफ लेके जाएंगे आप, बेरोजगारी भत्ते की तरफ या रोजगार की तरफ? देखिए, पिछली सरकार ने तो 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादों का एक बड़ा लोक लुभावन जन घोषणा पत्र जारी किया था, और उनके बड़े नेता हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाए थे कि गंगा जल की कसम खाते हैं सभी वादे पूरे करेंगे। लेकिन 5 साल उनको पूरा सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, और इसलिए 2023 में उनको विधानसभा के चुनाव में सरकार से हाथ धोना पड़ा। और जहाँ तक रोज़गार की बात है, ये लोग भी होर्डिंग्स में लगाते थे कि 5 लाख लोगों को हमने रोज़गार दिया, लेकिन जब विधानसभा में हमारे विधायक प्रश्न करते थे तो वहाँ तो झूठ बोलते नहीं बनता, तो वहाँ पर वास्तविकता उनका सामने आ गया कि 20-21 हज़ार लोगों को ही रोज़गार दिए हैं। पूरा वादा खिलाफी पिछली सरकार में हुआ, और उसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। पिछले सरकार की आप बात करें तो उसमें भूपेश बघेल जी के ऊपर अब महादेव ऐप के घोटाले में उनका नाम आया, कई कार्रवाई चालू है। इसके बारे में आगे आपकी सरकार कैसे इसे आगे ले जाएगी? अब स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, चाहे एसी हों, चाहे ईडी हो, ये सब अपना काम कर रही हैं, और जितने भी घोटाले पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर हुए हैं, चाहे वो कोयला के सेक्टर में हो, या शराब में हो, या बालू में हो, या डीएमएफ में हो, या और चीज़ में हो, सबकी जांच चल रही है, और उसमें लगातार अपराधी पकड़ में आ भी रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, और ये सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार सहन करने वाली नहीं है, सख्ती से कार्रवाई होगी। सर, एक प्रश्न, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जसपुर से, आदिवासी बहुल क्षेत्र है अपना छत्तीसगढ़, बहुसंख्यक हैं आदिवासी। हमेशा से बीजेपी धर्मांतरण विरोधी रही है, लेकिन जशपुर में जहाँ 8 लाख की आबादी में लगभग 2.5 लाख लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं, वहाँ पर धर्मांतरण रोकने के लिए किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, जशपुर जिला और कुनकुरी। वहाँ पर एशिया महाद्वीप का 2nd लार्जेस्ट चर्च है, और हम कई बार बोलते भी हैं कि हेल्थ एजुकेशन के नाम से जो पैसा आता है उसमें बहुत ज़्यादा लोग धर्मांतरण में लगाते हैं। और चूँकि वो आदिवासी बहुल वो इलाका था, और पहले भूखमरी थी, जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार यहाँ नहीं बनी थी तब आदिवासी क्षेत्रों में भूखमरी थी। लोग भूख के कारण कोदो, कुटकी, महुआ ये सब खाते थे, उनको चावल मिलता नहीं था, कभी कभी बच्चों को उपवास भी सोना पड़ता था। तो उस समय गरीबी का फ़ायदा उठा के अमेरिका से गेहूं अगर आता था, तो ये सबको देख के भूख के कारण आदिवासी
धर्मांतरित करते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। जब से यहाँ पर 1 रुपया किलो में चावल मिलने लगा है, आज भूखमरी है नहीं। तो आज आदिवासी समाज ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बहुत कमी आई है। बल्कि आज और भी दूसरे समाज के लोग हैं जो थोड़ा शिक्षित भी हैं और थोड़ा समृद्ध भी हैं, तो वहाँ भी धर्मांतरण हो रहा है। और लगातार हम लोग उसमें चिंता कर रहे हैं कि क्या कारण है। समाज के लोगों को भी बोल रहे हैं कि भाई आप अपना समाज में देखो, क्यों मतलब लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। तो ये सब अवेयरनेस लाने का बराबर प्रयास हम लोगों की तरफ से जारी है। और धर्मांतरण के लिए कानून भी है, उसको और सख्त करने की आवश्यकता है, जिसको आगे चल के हम लोग सख्त करेंगे। तो एक अलग सा सवाल, आपने वाजपेयी जी के वक्त भाजपा से आप जुड़े, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में आपने काम किया, दोनों के काम करने के तरीके के बारे में थोड़ा सा बताएं। अब देखिए, हमारा सौभाग्य है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय भी हम सांसद के रूप में पार्लियामेंट में थे। और उसी समय उन्होंने 1 नवंबर 2000 को हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिए। और वो तो कवि थे, साहित्यकार थे, पत्रकार थे। उनकी भाषण शैली ऐसी थी कि सभी लोग, इतना तक कि विपक्ष के लोग भी बड़े चाव से सुनते थे। और कुशल के मतलब वो समन्वयक थे, सबको साथ में लेके चलने की मतलब उनमें महारत थी। 23 पार्टी का अलायंस मतलब वो सरकार चलाए और वो भी देश को काफ़ी आगे बढ़ाए। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से लेकर जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसानों के लिए उन्होंने सोचा, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की। पहले किसान दूसरे से मतलब लोन लेते थे और बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने प्रारंभ किया कम ब्याज में। उससे करोड़ों किसानों को फ़ायदा होने लगा। फसल बीमा योजना को भी उन्होंने सरल किया। नहीं तो पहले फसल बीमा का खाली नाम सुनते थे, लेकिन उसका फ़ायदा किसान उठा नहीं पाते थे। क्विक डिसीजन मेकिंग। हाँ जी, ये सब था। और मोदी जी तो मतलब क्या बोलते हैं, उनके साथ भी हमको राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। और पहली बार ही वो मतलब पहले ही उद्बोधन में उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और पहला 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए ही काम किया। गरीबों का मतलब मकान बनाने का काम, शौचालय निर्माण का काम, गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम, बैंक का खाता खोलने का काम। बैंक के खाते नहीं होते थे पहले गरीबों के, कोई खुलवाता नहीं था, कहे कि बैलेंस लगता था। तो बिना बैलेंस के खाता आज 45 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास है और सरकारी पैसा उनके पास 100% पहुँच रहा है। नहीं तो एक कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री खुद वो पब्लिकली बोले थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो वो मतलब लोगों तक पहुँचते पहुँचते 15 पैसा रह जाता है। लेकिन आज जनधन खाता खोलने से 100% पैसा लोगों तक पहुँच रहा है। तो ये सब गरीबों के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान भी उन्होंने बढ़ाया है। हमारे छत्तीसगढ़ और देश के दर्शकों के लिए आप अगर बता सके, मैं मयंक जी से चर्चा कर रहा था और वो बता रहे थे कि आपके काम करने के तरीके के बारे में बता रहे थे कि मतलब बहुत ही कम समय आप सोते हैं और बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपने लिया हुआ है। दूसरा, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली है। आपके दिनचर्या के बारे में अगर आप हमारे सब दर्शकों को बताएं कि किस तरीके की आपकी दिनचर्या चल रही है और इस सरकार को आप किस तरीके से चला। देखिए, बड़ा दायित्व में आने के बाद दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन तो करना पड़ता है। पहले हम विधायक थे, सांसद थे, केंद्र में राज्य मंत्री का दायित्व था, तो कार्य क्षेत्र भी छोटा था और जिम्मेदारी भी थोड़ी छोटी थी। लेकिन अब एक प्रदेश का मुखिया होने के नाते कार्य क्षेत्र भी बढ़ा है, जिम्मेदारी भी बढ़ी है, तो समय तो देना ही पड़ेगा। तो दिनचर्या में परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके
लोगों के विश्वास में खरा उतर पाएंगे, अन्यथा तो संभव नहीं हो पाएगा। और यहाँ की 3 करोड़ जनता ने बहुत विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर और हम लोगों पर। तो हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि उनके विश्वास में हमारी सरकार खरा उतरे। सर 3 करोड़ की जब जनता की बात आती है तो 3 करोड़ में आधी जनता जो है वो किसान है प्रदेश की, जिनको आप 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान दे रहे हैं, धान समर्थन मूल्य पे ले रहे हैं। तो इसको समर्थन मूल्य कब घोषित करेंगे आप लोग 3100 रुपये प्रति क्विंटल को? देखिए, ये तो केंद्र सरकार का मामला है। समर्थन मूल्य घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार का है जी। अब वो तो उनके सोचने की बात है। बाकी अंतर की जो राशि है 970 रुपये, MSP तो करीब 2200 के आसपास प्रति क्विंटल है, लेकिन जो अंतर की राशि है वो हम लोग अपने प्रदेश शासन से दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखकर क्या लग रहा है माहौल प्रदेश में? नहीं, जिस तरह से लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और जो रिस्पांस मिल रहा है वो उसको देखते हुए तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम इस बार पूरी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। एक आखिरी सेगमेंट है मुख्यमंत्री जी जो हमारे इसमें बहुत पॉपुलर है। बहुत छोटे-छोटे सवाल, छोटे जवाब, लेकिन आपको उसके जवाब फास्ट देने पड़ेंगे। रैपिड फायर राउंड है। क्या पसंद आया आपको ज़्यादा, दिल्ली की राजनीति या रायपुर छत्तीसगढ़ की? देखिए, मैं सब जगह और इसमें आप डिप्लोमेटिक नहीं रह सकते। हाँ, नहीं, हाँ, जो दायित्व पार्टी हमको दे दे, चाहे केंद्र का दे दे चाहे प्रदेश का दे दे, पार्टी का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। और जो आदेश जहां हमको उपयोगी समझे और काम कराए वहां हम ईमानदारी के साथ, पूरे निष्ठा के साथ, जितना हमें मतलब करने का ताकत है, ईमानदारी के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंत्री कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री? मैंने कहा ना, सब चीज़ हमारा पार्टी है, पार्टी को हम माँ समझते हैं। आज एक गांव के छोटे से आदिवासी समाज के एक किसान का बेटा को यहाँ तक पहुँचाना ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और भारतीय जनता पार्टी का हर आदेश हमारे सर आँखों पर। छत्तीसगढ़ की 3 सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ आपके लिए? पसंदीदा चीज़ कुछ भी इस पे आप जब निकलते हैं घर से, आपको मन करता है छत्तीसगढ़ में घूमने का, तो परिवार के साथ जहां आप समय बिता सकें, जो आपको खाने में बहुत पसंद हो छत्तीसगढ़? जी जी, अब देखिए, खाने में तो कोई शौक है नहीं, जो मिल जाए उसमें वही पसंद आता है। दाल चावल रोटी सब्जी, सब्जी में मैडम के हरी हाथ का भाजी। बना हुआ कि आजकल कुक सिस्टम चलता है? नहीं, देखिए, मैडम अपने घर में रहती हैं, वो घर संभालती हैं, परिवार संभालती हैं, पूरा इलाका संभालती हैं, और हम यहाँ रहते हैं। पहले भी रहे तो हम ज़्यादातर सांसद के नाते दिल्ली रहते थे, चाहे लोगों के बीच में रहते थे, तो अक्सर दोपहर का खाना तो हम लोग बाहर ही खा लेते थे, तो रात में भी कभी खा लेते थे, तो बहुत कम अवसर मिलता था मैडम के हाथ का खाना खाना। सबसे बेहतरीन वक्ता? मोदी जी और वाजपेयी जी का नाम नहीं ले सकते आप? देखिए, सब संकट में मत डालिए। नहीं, बट कोई भी आपके सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। कोई भी वक्ता जिनके भाषण सुन के आपको बहुत अच्छा लगता है? अब ये सब उससे मत डालिए, सबका अच्छा लगता है, सब हम लोगों के लिए आदरणीय हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सम्मान मिला, आशीर्वाद मिला। नहीं, उन्हें छोड़ के वाजपेयी जी और मोदी जी के अलावा? अच्छा जी, हमारे भाजपा में तो सब अच्छे अच्छे वक्ता हैं जी। मतलब अच्छे वक्ताओं की कमी मतलब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हाँ हाँ। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए, और आपको आने वाले लोकसभा के इलेक्शंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद।